व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आप लोग जानते हो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड बिग करेंटली हॉरिबल सिचुएशन परसिस्टिंग अराउंड वर्ल्ड, persisting in our world because bacteria are replicating anonymously and we don't know the kind of mutations they are going to make and we don't know what are the kind of antibiotics we are going to use। ठीक है, बिकॉज अब देखो आगे के 10 साल बाद तुम पता नहीं कौन से एंटीबायोटिक्स यूज़ करो, तुम्हें खुद भी नहीं पता होगी। ठीक है, बिकॉज इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बिकॉज हमने आज की डेट में किया है कि हमने एंटीबायोटिक्स को ऐसे मतलब कि ऐसे क्वैक्स यूज़ कर रहे हैं, दे यूज़ लाइक एनीथिंग। कुछ भी हुआ क्या है, अमॉक्सिक्लैव खा लो, कुछ भी हुआ आपके पास कोई स्टोनसिमेंकोमाइसिन ये वो फलाना लिख देते हैं, सब पता नहीं कुछ भी लिख देंगे उसमें। ठीक है, तो इसके कारण से जो हुआ हमारे दिक्कत हुआ कि बैक्टीरिया ने उस दवाई को भी म्यूटेट कर लिया, दे म्यूटेट देमसेल्फ, दे बिकम रेजिस्टेंट टू दैट एंटीबायोटिक्स। सो इसके कारण से हमारे पास क्या हुआ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ने लगा। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण हमारे पास एक एमडीआर टीबी हो गया, टीबी के भी कुछ फॉर्म्स आ गए। ठीक है, एमडीआर टीबी क्या होता है, आइसोनियाज़िड और रिफेम्पिसिन। ठीक है ना, तो अगर एक पर्टिकुलर डिजीज़ का भी आपसे एग्जांपल लूँ, व्हाट द करंट सिचुएशन इज की अगर मैं टीबी की भी बात करता हूँ तो उसमें भी एक्सटेंसिव ईडीआर होने लगा, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस होने लगे, एमडीआर हो गया, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, पॉली ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सब ड्रग रेजिस्टेंस होने लगे, ड्रग रेजिस्टेंस होने लगी। तो जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आपको आगे काम आएगा। ठीक है, आपकी नॉलेज भी बढ़ाएगा और आपके एग्जाम में तो आता ही आता है। ठीक है ना, तो मैकेनिज्म ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करना शुरू करें हम लोग। इसका जो मैकेनिज्म है, ठीक है, इतना मैंने बताया क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका समझने की कोशिश करेंगे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता कैसे है। तो रैंडम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होते हैं। ठीक है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में रैंडम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो गया, कोई भी बैक्टीरिया में रैंडम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो गया, एक्यूमुलेशन और नॉन लीथल म्यूटेटेड जीन्स। वहाँ पे क्या हो गया, लीथल म्यूटेटेड जीन और नॉन लीथल में क्या होता है। ठीक है, लीथल इज काइंड ऑफ की जो मार दे, और नॉन लीथल जीन जो है जो ना मारे। ठीक है, तो नॉन लीथल जीन म्यूटेशन है। ठीक है, तो उसमें कौन से होते हैं, एक प्लाज्मिड जीन मैंने आपसे पहले बात की थी, आपके पिछले वीडियो में बात की थी कि आर प्लाज्मिड होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, तो रेजिस्टेंस मेंटेन करने में यूज़ होता है। ठीक है ना, आर प्लाज्मिड था, एफ प्लाज्मिड था जो कि कंजुगेशन ट्यूब बुलाता है, कॉल प्लाज्मिड था जो कि बैक्टेरोसिंस प्रोड्यूस करता था। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। ठीक है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन लीथल म्यूटेटेड जीन्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्लाज्मिड जीन्स बनाते हैं, और क्रोमोसोमल जीन्स होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आ जाती है इसके कारण से, क्रोमोसोमल जीन और प्लाज्मिड जीन पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजिस्टेंट जीन्स कैसे होती है, रेजिस्टेंट जीन्स कैसे होती है। ठीक है, रेजिस्टेंट जीन्स हो सकती है ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। जो रेजिस्टेंट जीन्स है, यहाँ पे रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से क्या आएगा, रेजिस्टेंट जीन्स आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपके बारे में फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हुआ, कैसे हुआ, रैंडम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से। रैंडम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से क्या होगा, एक्यूमुलेशन नॉन लीथल म्यूटेटेड जीन्स, वहाँ पे कौन सी आती हैं, प्लाज्मिड जीन्स होते हैं, क्रोमोसोमल जीन्स होते हैं, और रेजिस्टेंट बैक्टीरिया फॉर्मेशन करते हैं। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया क्या बनाएगा, आपका रेजिस्टेंट जीन्स बनाएगा, और ट्रांसफर ये क्या कर देंगे, ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। और यहाँ से क्या होगा, वर्टिकल जीन ट्रांसफर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर हो जाता है। वर्टिकल जीन ट्रांसफर मतलब कि ट्रांसफर में क्या आता है, रेप्लिकेशन आ जाएगी। ठीक है ना, बैक्टीरिया विल रेप्लिकेट बाय विच प्रोसेस बताओ भैया, प्रोसेस में क्या आता है बैक्टीरिया रेप्लिकेशन का, जाके देखना साले, फिर पढ़ा लिखा करो। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में क्या होता है, ट्रांसडक्शन हो गया, कंजुगेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है ये भी पढ़ना है जाके। कंजुगेशन तो बता ही लोगे, ट्रांसडक्शन तो आता ही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन देख के आना, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होता, अभी बायोकेमिस्ट्री का सवाल है, देख के आना। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, वर्टिकल जीन ट्रांसफर। ठीक है, देख के आना, गिरफेट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कहाँ होता है ठीक है, मैकेनिज्म की मैं बात करूँ, इसके मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म ये है। ठीक है, वो सब तो बात रही कि हाँ भैया इससे ये होता है कि वर्टिकल जीन ट्रांसफर से ये हो सकता है, बट हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर ये होते हैं, तो इनसे क्या ये फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस बनती है। ठीक है ना, तो इसके मैकेनिज्म की मैं बात करूँ तो क्या होता है, ठीक है, समझो। ड्रग इनएक्टिवेशन होता है या मॉडिफिकेशन हो गया, किसी भी ड्रग का इनएक्टिवेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस जीन्स बन गए, मेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक काउंटर रिएक्टिंग सब्सटेंस हो गया, बीटा लैक्टामेजेस हो गए, इनएक्टिवेट्स पेनिसिलिन जी। अब ये क्या होता है, इतना घटिया तरीके से बोला है मैंने, कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि ड्रग इनएक्टिवेशन और मॉडिफिकेशन, अगर ड्रग का इनएक्टिवेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस जीन बन जाती है। उसके कारण से बैक्टीरिया रेजिस्टेंस जीन्स के कारण यार क्या होता है कि ड्रग इनएक्टिवेशन और मॉडिफिकेशन हो जाता है, और मेक एंटीबायोटिक काउंटर एक्टिंग सब्सटेंस। ये क्या करती है, अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस जीन्स हो गई, ठीक है ना,
क्या हो गया, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जीन्स हो गई, तो ये क्या करेंगे, एंटीबायोटिक को काउंटर करेंगे। काउंटर करने के लिए कौन सी सब्सटेंसेस चाहिए, एंटीबायोटिक काउंटर एक्टिंग सब्सटेंसेस। और ये क्या होती हैं, बीटा लैक्टामेजेस, और ये क्या करती हैं, इनएक्टिवेट्स पेनिसिलिन जी। और वहाँ पे कौन सी दवाई देते हैं इसको तोड़ने के लिए, अमोक्सिसिलिन के साथ कौन सी दवाई देते हैं, क्लैमिनिक एसिड। इसका एक ये हो गया आपका इंडिकेशन, ठीक है, एम्पिसिलिन सल्बैक्टम, ठीक है। और कौन कौन सी दवाइयाँ अगर पेनिसिलिन में देंगे जो कि आपको बीटा लैक्टमेज से कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये भी ध्यान रखो, क्लॉक्सासिन, ऑक्लॉक्सासिन और नेफिसिलिन होता है, और तुम्हारा होता है डाइक्लॉक्सासिन होता है, और होता है मेफिसिलिन होता है, ये सब होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मेथिसिलिन, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं बीटा लैक्टमेजेस के इफेक्ट नहीं होते, ये सब पेनिसिलिन। और अगर एमोक्सिसिलिन और हमारा एम्पिसिलिन होता है तो इसको अगर क्लैमिनिक एसिड के साथ कंबाइन कर देंगे तो क्लैमिनिक एसिड जो है ये क्या करता है, बीटा लैक्टमेजेस के साथ कंबाइन कर जाता है। इट इज़ काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन से क्या करेगा, ये क्या होगा, सुसाइड इनिबिटर होता है, ठीक है ना। क्लैमिनिक एसिड बीटा लैक्टमेजेस से बाइंड कर जाएगा, स्ट्रक्चरली रिजेंबल करता है बीटा लैक्टमेजेस को, वो जाके उससे बाइंड कर जाएगा और अपने आप को ही इनएक्टिवेट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, वो सुसाइड इनिबिशन हो जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ सुसाइड इनिबिशन। तो ये थोड़ा सा इसका क्या है एप्लीकेशन, इसका कोरिलेशन है माइक्रोबायोलॉजी का, कहाँ से, फार्मा से। और कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ये बेटा कौन सा मैकेनिज्म एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से ये क्या होता है, इट्स कौन सा टाइप ऑफ इनिबिशन है, आपके एग्जाम में कौन सा इनिबिशन आएगा, आपके पीजी में क्या आएगा, नेक्स्ट एग्जाम में क्या आएगा आपके, नेक्स्ट एग्जाम में आएगा कौन सा इनिबिशन होता है एमोक्सिक्लेव में, तो आप क्या मारोगे, सुसाइड इनिबिशन होता है, ठीक है ना। इतनी लंबी बात की, ठीक है, समझ में कुछ नहीं आया होगा अगर नहीं समझ आया तो एक बार और देखना, ठीक। तो दूसरा पॉइंट में देखो, अल्टरनेशन और टारगेट और बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर एंटीबायोटिक साइट मतलब कि टारगेट पे ही कुछ दिक्कत हो जाए, ठीक है, बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबायोटिक्स पे कुछ दिक्कत हो जाए, तो मरसा एक होता है, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस, देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। ये मरसा जो होता है ना, ट्रीटमेंट अगर इसका जाओगे तो बीटा लैक्टमेजेस से आजकल ट्रीट ही नहीं होता। अगर मैं देखूं इसका मरसा का भी मैं ट्रीटमेंट अगर देखने पे जाऊं तो 5th जनरेशन आपको सेफेलोस्पोरिन देनी पड़ती है मरसा में, 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। सोच रहे हो, फर्स्ट जनरेशन नहीं काम कर रही, सेकंड जनरेशन नहीं काम कर रही, थर्ड जनरेशन नहीं काम कर रही, फोर्थ जनरेशन नहीं काम कर रही, 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। उसमें भी क्या होता है, जो सेफारोलिजोलिन होता है, सेफाजोलिन होता है, जो सेफापाइरोलिन होता है, ठीक है ना, ये सब होते हैं उसमें। कौन से 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में, सेफ्ट्राइक्सोन वगैरह से नहीं होता, जो 3rd जनरेशन में सेफपाइम ये सब कुछ नहीं होता, 4th जनरेशन वाले इन सब से कुछ नहीं होता, सेफाजोलिन पोलिन से कुछ नहीं होगा, किससे होगा, पायरोल से होगा, ठीक है ना, ये सब से होगा। 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से मरसा का इनएक्टिवेशन होता है, मतलब कि मरसा पे काम करते हैं। और ये क्या करता है कि मरसा जो है पीबीपी साइट्स गेट अल्टर्ड, पेनिसिलिन बाइंडिंग साइट को अल्टर कर देगा और पेनिसिलिन इज अनएबल टू बाइंड, और ये क्या करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करा देता है, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ बाइंडिंग साइट जो कि होता है अपना, पेनिसिलिन अनएबल टू बाइंड करेगा और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करा देगा, ठीक। अब मैं इफ्लक्स की बात करूँ तो कुछ इफ्लक्स होते हैं, कुछ इफ्लक्स का ड्रग का इफ्लक्स करा देते हैं कि भैया हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बना, ना तो हम भैया टारगेट साइड इफेक्ट कर पा रहे हैं, ना तो हम कोई बैक्टीरियल रेजिस्टेंट जीन होते हैं जो कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कोई काउंटर एक्टिंग सब्सटेंस नहीं बना सकते, तो हम क्या करेंगे, तो हम इफ्लक्स कराएंगे, सारा सीधा ड्रगे को नए कमरा में आने दो, ड्रगे को भगा दो मार के, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो एक्टिव इफ्लक्स करा देंगे, इफ्लक्स ऑफ एंटीबायोटिक फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, भगा देंगे बैक्टीरियल सेल से। जेनेटिक एलिमेंट इनकोडिंग इफ्लक्स फॉर्म्स आर नेचुरली सेलेक्टेड, तो कोई कुछ जेनेटिक एलिमेंट्स को जो कि इनकोड करते हैं फ्लक्स पंप पे आर नेचुरली सेलेक्टेड, ये फ्लक्स पंप पे नेचुरल सिलेक्शन से आते हैं जेनेटिक एलिमेंट्स, और ओवर एक्सप्रेशन ऑफ फ्लक्स पंप करा देते हैं, एंटीबायोटिक फ्लक्स आउट, एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ये बात रही आपकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, ठीक है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, क्योंकि आपको देखो अभी तो आपको लग रहा होगा बहुत छोटा चीज़ है बे, कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जान लो कि इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, ठीक है, इन द वर्ल्ड, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास एक टाइम पे शायद से आपके 10 साल या 15 साल में आपके पास हो कि आपको दवाई ही नहीं समझ में आए मैं क्या लिखूं, क्योंकि आपके पास एक पन्ना आएगा उस पर आप देखोगे कि हाँ भैया एंटीबायोटिक सब्स्टिट्यूटिविटी टेस्ट लगाया आपने, किस पे लगाते हैं ये भी जान लो, मुल्लर हिट्टर लगार पे, AST लगाया आपने, आपको समझ में बहन ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आई एम सॉरी, मतलब कि गाली देने में सॉरी, बट ये आपका पूरा सेंसिटिव आ गया कि हाँ ये भी नहीं काम कर रहा है, ये भी नहीं काम कर रहा है, ये भी नहीं काम कर रहा है, दूँ का इसको, ठीक है ना। तो ये भी एक सिचुएशन आएगा। और एक चीज़ समझ लो, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस में और कंप्लीट ड्रग रेजिस्टेंस आ चुका है इंडिया के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में, ठीक है ना। इन जैसे प्राणियों को एक हैदराबाद में सेंटर है वहाँ पे कन्फाइंड किया गया है,
ठीक है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो ठीक ही नहीं हो सकते क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा सारी ड्रग्स का वो रेजिस्टेंस आ चुका है। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ मैंने को बतानी थी जो कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है। तो जो भी रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फार्मा बहुत अच्छे से पढ़ना है, वो भी एंटीबायोटिक्स, ताकि आपका जो मैकेनिज्म, जो आपका ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बढ़ रहा है इतनी तेज़ी से, वो कम हो सके। ठीक है ना, तो एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना। भले कोई फार्मा में और सब छोड़ देना, ये सब कितना चीज़ होता है यार, फालतू फालतू चीज़ पढ़ते हो इतना। ठीक है ना, वो सब छोड़ दो, एंटीबायोटिक्स का आदेश पढ़ना। ठीक है ना, बात मानना मेरी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।